हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। हम लोग कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी के अंदर आज का जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो रहेगा आपका चैप्टर नंबर 9। और चैप्टर नंबर 9 के अंदर आज हम बात करेंगे प्रेसिडेंट के बारे में, दैट मीन्स राष्ट्रपति के बारे में। इस पूरे चैप्टर को बेसिकली या कह लीजिए हम इस पूरे टॉपिक को, राष्ट्रपति का जो टॉपिक है, प्रेसिडेंट का टॉपिक, इसे हम दो पार्ट्स में करेंगे। एक में हम उसकी पावर्स और बाकी सारी चीज़ें देखेंगे, मतलब जो भी आर्टिकल्स उससे रिलेटेड हैं। और एक जो सेकंड पार्ट आएगा, सेकंड पार्ट में हम राष्ट्रपति की जो पावर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के लिए, जो स्पेशल पावर्स हैं राष्ट्रपति के पास, उनके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले शुरू करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्लास शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें, और अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर भी करें और लाइक भी करें वीडियो को। तो देखिए, हमारा टॉपिक है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति। भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन होते हैं? वो हो रहे हैं आपके हेड ऑफ द स्टेट्स। देखिए, भारत जो है, इंडिया, वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स से और यूनियन टेरिटरीज से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, मतलब हमारे देश में 28 राज्य हैं, 7-8 यूनियन टेरिटरीज हैं, इन सभी को मिलाकर एक देश बनता है, वो है हमारा भारत। और उन सभी के जो हेड हैं वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति। अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है। देखिए, हेड ऑफ द स्टेट या इंडियन स्टेट पूछा जाए तो वो होते हैं प्रेसिडेंट। और अगर जो कभी ये पूछा जाए क्वेश्चन कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है, ठीक है, वो कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा, इन दोनों के बीच में छोटा सा डिफरेंस है। कई बार पूछा जाता है ये एग्जाम में कि हेड ऑफ द स्टेट कौन है? वो है प्रेसिडेंट। हेड ऑफ द गवर्नमेंट है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। अब जो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर हमारे हैं प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट जो है वो कौन होते हैं? भारत के पहले नागरिक। ही इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द इंडिया। और ये एक्ट करते हैं एज अ सिंबल, एज अ रिप्रेजेंटेशन फॉर्म ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडिटी ऑफ द नेशन। मतलब देश की एकता, अखंडता और एकजुटता को, उसका एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो प्रेसिडेंट के फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। और वो है हमारे फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री। अब हम बात करते हैं आर्टिकल्स की। कौन कौन से आर्टिकल्स? देखिए, अगर जो हम आर्टिकल्स की बात करें तो जो भारतीय संविधान है उसके अंदर आर्टिकल नंबर 52 से लेके 71 तक के जो आर्टिकल्स हैं, ये सभी आर्टिकल्स बात करते हैं आपके प्रेसिडेंट के बारे में। प्रेसिडेंट की डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स या डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बारे में बताया जाता है इन आर्टिकल्स के अंतर्गत। इससे पहले का जो आर्टिकल था आपका 51, तो 51 जो आपका बेसिकली डीपीएसपी के अंदर आता है, और 51A जो है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ का है, जो हमने अपने पिछले लेक्चर्स में कवर अप किया है। यहाँ पर बात कर रहे हैं हम 52 से 71 के बीच में। कुछ और डिफरेंट आर्टिकल्स भी हैं जो बीच में आगे आते हैं, जिसमें के अंदर जो कुछ स्पेशल पावर जो है प्रेसिडेंट को मिलती हैं, उसके बारे में भी हम बीच बीच में देखते रहेंगे। बट एक बात करें कि मोटे मोटे तौर पर जो प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल्स हैं वो हैं 51 टू 71। देखिए, सबसे पहला आर्टिकल है 52 नंबर का आर्टिकल जो है। इसमें कहा गया है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, ऐसा संविधान के आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद नंबर 52 में लिखा गया है। और वो प्रेसिडेंट जो होंगे, जो भारत के प्रेसिडेंट होंगे, वो कौन होंगे? वो होंगे भारत के पहले नागरिक, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री होंगे वो। देखिए, फर्स्ट सिटीजन तो प्रेसिडेंट हो गए। सेकंड सिटीजन कौन होते हैं? सेकंड सिटीजन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनका दर्जा सेकंड नंबर पर आता है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का नंबर आता है, फिर नेक्स्ट, इस तरीके से ये लिस्ट चलती जाती है। ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं हम आर्टिकल नंबर 53 की। और आर्टिकल नंबर 53 के अंदर मेंशन किया गया है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। मतलब जो केंद्र है आपका, यूनियन दैट मीन्स यूनियन की बात कर रहे हैं हम, केंद्र की। ठीक है, केंद्र की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। और केंद्र की जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है उसका मेंशन किया गया है आर्टिकल नंबर 53 के अंदर। और यहाँ पर बात करी गई है कि जो हेड है स्टेट्स का वो कौन है? प्रेसिडेंट। बट जो कामकाज है वो कौन संभालता है? प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर संभालती है। तो यहाँ पर उसी बारे में बात की गई है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है प्रेसिडेंट की, वो एक्सरसाइज की जाती है। एक्सरसाइज मतलब क्रियान्वित की जाती है, लागू की जाती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली, या देखिए जैसे ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट ने दे दिया तो भाई वो एक तरीके का डायरेक्ट ऑर्डर हो गया कि भाई फलाना चीज़ होनी चाहिए। और इनडायरेक्टली मतलब पार्लियामेंट उस पर रूल बनाती है, लॉ बनाती है।
विद द हेल्प ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर्स या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या एमपीज वगैरह सभी को मिलाकर, तो वो क्या हो गया, एक तरीके से इनडायरेक्ट मूवमेंट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन जो कि प्रेसिडेंट के पास होती है, और वो अपने उन पावर का इस्तेमाल करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है आर्टिकल 53। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 54 की। इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखिए 52 और 53 इंपॉर्टेंट है, बट नॉट टू मच, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। बट यहाँ पर हम बात करें आर्टिकल 54 की, तो इसके अंदर जो बात की गई है इलेक्शन के बारे में, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो किस मेथड से होता है, वो मेथड होता है इलेक्टोरल कॉलेजियम। इलेक्टोरल कॉलेज के जो मेथड है इसके तहत होता है। ये मेथड कैसा है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसको हम आगे भी देखेंगे अपनी अगली अगली स्लाइड्स के अंदर। बट यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है, ये जो 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर कौन कौन से लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो इनडायरेक्टली होता है, हम और आप लोग डायरेक्टली तो उन्हें चुनते नहीं हैं। उन्हें कौन चुनता है, जो लोकसभा के मेंबर्स होंगे, एमपीज होंगे, या राज्यसभा के मेंबर्स होंगे, या फिर स्टेट असेंबलीज, मतलब जो आपकी विधानसभा होती है, जिस भी आप राज्य में रह रहे हैं, जिस भी यूनियन टेरिटरी में रह रहे हैं, या फिर जिस भी राज्य में रह रहे हैं, स्पेशली हम बात करें अगर जो, तो उस राज्य की जो विधानसभा के मेंबर्स हैं, वो विधानसभा के मेंबर जिनको आपने चुना है, एमएलसीज की हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ एमएलए, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, एमएलए जिन्हें आप डायरेक्टली चुनकर विधानसभा भेजते हैं, वो लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। और साथ में कौन कौन, यूनियन टेरिटरीज, दिल्ली की जो यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली की जो आपकी विधानसभा है, और पौंडीचेरी की विधानसभा, ये भी आपके यहाँ के भी जो एमएलए होते हैं वो आपके पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर। देखिए ये पहले तो नहीं था, ये शुरू हुआ था 1992 के अंदर, जो 17वां अमेंडमेंट हुआ था, उसके तहत दिल्ली और पौंडीचेरी को यह अधिकार मिला था, वहाँ के जो एमएलए को यह राइट मिला था कि वो भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर अपना पार्टिसिपेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए नीचे एक नंबर दिया हुआ है, तो नंबर ये है, प्रेजेंट टाइम पर हम बात करें, देखिए हमारे लोकसभा के अंदर जो कितने मेंबर्स थे टोटल, ये थे 545। दो इसमें थे एंग्लो इंडियन की सीटें थी, जो 2019 के अमेंडमेंट के तहत उन्हें हटा दिया गया। ठीक है, तो एट प्रेजेंट हम बात करें तो एट प्रेजेंट में भी हमारे पास कितने लोग हैं, 543 लोग जो है वो एमपीज हैं, किसके अंदर, लोकसभा के अंदर। राज्यसभा के अंदर 233 लिखा हुआ है, बट टोटल यहाँ होते हैं 245। अब जो 12 लोग हैं ये कौन है, नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। और ये नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के दौरान पार्टिसिपेट नहीं करते। इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सॉरी प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी नॉमिनेटेड थे, इसीलिए यहाँ पर माइनस किया गया था, तो बट अब है ही नहीं, तो ये टोटली इतनी स्ट्रेंथ हो गई यहाँ पर। उसके बाद ये जो फिगर लिखा हुआ है, ये फिगर है उन एमएलएज का जो कि आपके 28 राज्य और जो दिल्ली और पौंडीचेरी की असेंबली से होकर आएंगे, जो टोटल एमएलएज हैं भारत के अंदर, ये उनकी संख्या है। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर जो वोट करने वाले लोग हैं उनकी संख्या है 4896। ये क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया है आज तक, तो हो सकता है कभी पूछा जाए, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि कभी ऐसा आंकड़ा आ जाए कि कितने लोग, मतलब नंबर्स में पूछा जाए कि कभी पूछ लिया कि भाई कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो इस तरीके से ये डिवीजन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 55 की। आर्टिकल 55 के अंदर मेंशन किया गया है किस तरीके से जो है इलेक्शन होंगे प्रेसिडेंट के, राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है, जिसका मेथड हमने बात करी थी ना, इलेक्टोरल कॉलेजियम के सिस्टम के थ्रू, तो उसके अंदर क्या क्या तरीके से, किन किन मेथड से, या क्या जो प्रोसीजर है उसके बारे में यहाँ पर बात कही गई है। तो देखिए प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो इनडायरेक्टली होता है, जैसे कि हमने बात करी शुरुआत में ही, इनडायरेक्टली होता है, हम डायरेक्टली उसे वोट नहीं कर रहे हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर। यहाँ पर सीक्रेट बैलेट होता है, बैलेट सिस्टम। देखिए जब आप जो है इंडिविजुअली एमपी या एमएलए या कोई ग्राम पंचायत का इलेक्शन है या ग्राम सभा का इलेक्शन है, कोई सब इलेक्शन है जहाँ खुद आप वोट डालने जा रहे हैं, तो वहाँ पर आप कहीं कुछ जगहों पे बैलेट पेपर आपको मिलता है, और कुछ जगहों पे आपको ईवीएम मशीन के थ्रू आप जहाँ पर वोट डालते हैं। बट प्रेसिडेंट के इलेक्शन में यहाँ पर सीक्रेट बैलेट वोटिंग ही होती है, यहाँ पर ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, अब इलेक्शन शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द
सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। देखिए ये जो लाइन है, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इसको अभी हम आगे आगे की 2 स्लाइड के बाद इस चीज़ को और ज़्यादा डिटेल में अभी हम समझेंगे। ठीक है, इस चीज़ को अभी आप समझ लीजिए, इसको हम अभी आगे एक ब्लैंक सीट आएगी वहाँ पर हम अभी इसको डिस्कस करेंगे। चलिए, अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है, यहाँ पर देखिए नॉमिनेशन द्वारा अंडरलाइन होना चाहिए था, जो मेरे से छूट गया इस बार, तो आप इसे अंडरलाइन कर सकते हैं, नॉमिनेशन। अब देखिए कोई भी व्यक्ति प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए तो खड़ा हो सकता है, बट यहाँ पर एक कंडीशन रहती है कि अगर जो आप खड़े हो रहे हो इलेक्शन में, तो आपको मिनिमम 50 लोग जो है प्रपोज करने चाहिए कि भाई हम इस व्यक्ति को, फलाना व्यक्ति को भाई एज अ प्रेसिडेंट चुनना चाहते हैं। मतलब जैसे आपके 540 कितने लोग थे यहाँ पे, 543 लोग थे, तो इसके लगभग 50 मेंबर्स जो है, 50 मेंबर्स यहाँ से प्रपोज करने चाहिए कि भाई हम इस व्यक्ति को इलेक्शन में खड़ा करना चाहते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया बन जाता है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए हमने बात करी थी, एक लाइन की मैंने अंडरलाइन कराई थी, वहाँ पर कहा था कि जो वोटिंग होती है वो होती है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एंड द वोटिंग इज डन बाय द सीक्रेट बैलेट पेपर्स या सीक्रेट बैलेट के थ्रू। अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए इसको एक छोटे से एग्जांपल से हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। सपोज कर लीजिए 3 लोग खड़े हैं इलेक्शन के अंदर, एक व्यक्ति है बी, ए और बी सी। ठीक है, और यहाँ पर जो है कैपिटल में लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर जो वोट देने वाले लोग हैं, वोट देने वाले संख्यों की लोगों की मैं अगर जो बात करूँ, तो यहाँ पर कह लीजिए 1 2 3, नहीं 1 2 3 बेटर नहीं रहेगा, इसको जस्ट मिनट, इसको आप ये ले लीजिए ऐसे PQRS। ठीक है, तो ये 4 लोग हैं, फॉर एन एग्जाम्पल 4 लोग जो हैं वोट करेंगे इस मेथड के थ्रू। बेसिकली कौन सा मेथड, जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मेथड है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो P व्यक्ति है ये चाहता है कि B को पहले मतलब प्रेफरेंस देनी है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है ना कि प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम इज फॉलोड, भाई 1 2 3 इस तरीके से चॉइसेस भरी जाती हैं, जैसे आपने कई सारे फॉर्म्स भी भरे होंगे हो सकता है। तो जहाँ पर आपने सेंटर चॉइसेस आपसे पूछी जाती हैं या डिपार्टमेंट कौन सी आपकी प्रेफरेंस चॉइस है वो पूछा जाता है, तो उसी तरीके से यहाँ पर प्रेफरेंस फिल की जाती है कि पी को पी जो व्यक्ति है इसको बी जो प्रेसिडेंट व्यक्ति है, कैंडिडेट है, वो पहली प्रेफरेंस लगता है, ये वाला सेकंड पोजीशन पे रहता है, ये थर्ड पोजीशन पे रहता है। उसी तरीके से क्यू वाला क्या करेगा, वो भी इसी तरीके से 3 और ये 1 देता है, और आर वाला आपका जैसे 1 2 3 इस तरीके से कर देता है, और एस क्या करता है, एस करता है आपका 2 1 और 1। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से, सपोज फॉर एन एग्जांपल हमने इस तरीके से बात करी, इस तरीके से एक पेपर है, परफॉर्मा है, इसमें आपने प्रेफरेंस भर दी कैंडिडेट्स के नाम के सामने, भाई क्या क्या प्रेफरेंस आपकी रहती है। अब यहाँ क्या होगा कि देखिए सब, अब ये देखा जाएगा कि ए कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिले। देखिए ए बी सी ये 3 कैंडिडेट्स हैं, इन तीनों कैंडिडेट्स में से सबसे ज़्यादा जो प्रेफरेंस चॉइस है वो किसको मिली है, या फिर आप इस तरीके से समझ लीजिए कि ऐसे व्यक्ति ढूंढा जाएगा जिसको सबसे कम प्रेफरेंस मिली है। अब देखिए ए को 1 नंबर पे कौन कौन है, देखिए अब ये लीजिए ए को, देखिए सेकंड पोजीशन पर 3 लोगों ने रखा है। ठीक है, बी को 2 लोगों ने 1 पोजीशन पे रखा है। ठीक है, और सी को सेकंड पोजीशन पे किसी ने नहीं रखा है, फर्स्ट पोजीशन पे 2 रखा है और इसको रखा है। तो देखिए एक तरीके से ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन बेसिकली ये दोनों कंडीशंस क्या हो जाती हैं, रूल्ड ऑफ हो जाती हैं, हट जाएंगी, तो बचेगा कि हमारे पास एक कंडीशन। इसी तरीके से मल्टीपल कैंडिडेट्स होते हैं, इसी तरीके से जो रिप्रेजेंटेशन देखा जाता है कि भाई जिसके पास सबसे कम चॉइसेस है, मतलब जिसको सबसे कम पसंद किया गया है लोगों के द्वारा, उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है, तो वापस से फिर से काउंटिंग देखा जाता है कि भाई सेकंड प्रेफरेंस किसकी रही है, फिर थर्ड प्रेफरेंस। इसी तरीके से जो प्रेफरेंस वाइज सभी को चेक किया जाता है, और उसके बाद जो व्यक्ति, जिस कैंडिडेट के पास सबसे ज़्यादा वोटिंग होते हैं, वोट्स होते हैं, उसे फाइनली डिक्लेयर किया जाता है एज अ प्रेसिडेंट या फिर विनर। देखिए यहाँ पर जो वोटिंग होती है वो होती है 50% प्लस 1, 50+1, इसमें सिंपल मेजोरिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने को मिलता है।
ठीक है। यहाँ पर एक चीज और आती है, ये एक फॉर्मूला है बेसिकली, एक तरीके से समझ लीजिए। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए, देखिए, और वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी, दो लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, एक एमएलए कर रहा था, एक एमपी कर रहा है। अब इनकी वोट की वैल्यू क्या है, मतलब वोट की कीमत क्या है, ये कैसे डिटरमाइन होगा। अब ये डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले हम आते हैं एमएलए के पास। तो एमएलए के पास, जैसे आप फॉर एन एग्जांपल आप यहाँ पर बात करें उत्तर प्रदेश के, यहाँ का जो हम कंसीडर करते हैं, देखिए रिसेंटली इलेक्शन हुआ है यहाँ पे, अभी 2-3 महीने पहले मार्च के टाइम पे, है ना। तो यहाँ पर पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, देखिए यूपी की पॉपुलेशन लगभग 25 करोड़ के आसपास है, 25 CR, ठीक। टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स, कितने मेंबर्स हैं यहाँ पर, कितने हैं, 403 एमएलए की सीट है यहाँ पर। काउंसिल की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एमएलए की बात कर रहे हैं। इनटू, आप इसको जब 1000 से डिवाइड करोगे तो सम वैल्यू आएगी x, कोई वैल्यू आएगी इसकी x, वो वैल्यू होगी एक एमएलए की वोट की। मतलब अब टोटल एमएलए की वैल्यू आपको निकालनी है अगर जो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, तो इस x को क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 403 के साथ में। तो जो वैल्यू आएगी 403x, वो होगी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जितने एमएलए हैं उनकी वोट वैल्यू फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। उसी तरीके से जब हम एमपी के केस में जाते हैं तो यहाँ पर पूछा गया है, फॉर्मूले में दिया है कि टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एमएलए ऑफ ऑल द स्टेट्स, ठीक है, ऑल स्टेट, मतलब उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, तो जो एमएलए की वैल्यू आई, ये कितनी आई थी, 403x आई आपकी, ठीक है। अब अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, अब यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर, तो टोटल मेंबर पूछा गया है, टोटल मेंबर दैट मीन्स यहाँ पर राज्यसभा के भी मेंबर्स होंगे प्लस लोकसभा के भी मेंबर्स होंगे। मतलब यहाँ पर 80 लोग और प्लस जो आपके कितने लोग, 31 लोग हैं लगभग आई थिंक। तो इन सभी को टोटल लेकर फिर जब आप इसको जो फाइंड करोगे, ये वैल्यू y आती है सपोज, तो ये जो वैल्यू आएगी ये होगी एक एमपी की वैल्यू। तो इस तरीके से एक इंडिविजुअल एमपी या वैल्यू ऑफ द एमएलए आप फाइंड कर सकते हैं। फिर देखिए हम आगे बात करते हैं आर्टिकल 56 के बारे में। वोटिंग सिस्टम आपको समझ में आ गया। फिर हम बात करते हैं टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल है वो कब तक रहता है। तो प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल है वो 5 साल के लिए फिक्स होता है फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। मान लीजिए 10 जुलाई को इलेक्शन के रिजल्ट आए, 12 जुलाई को वो प्रेसिडेंट जो है वो अपने कहाँ जाते हैं, ऑफिस के अंदर जाते हैं, ठीक है, मतलब कार्यभार संभालते हैं। तो उस डेट से लेके अगले 5 साल तक वो प्रेसिडेंट बने रहेंगे। और यहाँ पर एक और चीज़ है कि प्रेसिडेंट जो है वो अपना इस्तीफा, मान लीजिए उनकी तबीयत खराब है, वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, हेल्थ इश्यूज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं उनके, तो उस कंडीशन में या और भी कोई भी कंडीशन हो सकती है, वो अपना रेजिग्नेशन हैंड रिटन, देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हैंड रिटन, राइटिंग लेटर, मतलब हाथ से लिखा हुआ इस्तीफा जो है वो किसको देंगे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, जो सेकंड पर्सन है कंट्री के अंदर, उसको वो अपना रेजिग्नेशन देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब देखिए 5 साल तो हो गया, बट ऐसा नहीं है कि भाई 12 जुलाई को कार्यकाल शुरू किया, मान लीजिए 12 जुलाई आपका 2022 में कार्यकाल शुरू हुआ और जुलाई के बाद हम बात करते हैं 2027 की, यहाँ पर 12 जुलाई को ख़त्म हो जाएगा। बट बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसेस ऐसी कंडीशन रही कि भाई इलेक्शन नहीं करवाई पाई, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वही करवाती है इलेक्शन, वो नहीं करवा पाई किसी कारणवश, कोई ऐसी समस्याएं चल रही हैं देश के अंदर, इसकी वजह से इलेक्शन नहीं हो पाए, तो जो राष्ट्रपति का जो शासन है, इसके लिए कार्यकाल है, वो बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली जब तक इलेक्शन नहीं होता है या जब तक कोई उनकी गद्दी पर नहीं आता। कुल मिला के यहाँ पर आप ये समझ लीजिए मोटा मोटा कि प्रेसिडेंट की जो सीट है वो कभी भी वैकेंट नहीं रखी जाती, खाली नहीं रखी जाती। हेड ऑफ द स्टेट है वो, उनकी जो सीट है बेसिकली उनका ऑफिस कभी भी खाली नहीं होता है, वो हमेशा भरा रहना चाहिए। इसीलिए कहते हैं ना, आपने अभी हम बात करेंगे आगे कि जब प्रेसिडेंट भारत में नहीं है, बाहर गए हुए हैं, कोई काम है, तो कौन कौन उनकी जगह पर काम कर सकता है, बैठ सकता है, या उनकी अगर जो अचानक से कोई मृत्यु हो जाती है तो उनकी जगह पे कौन आ सकता है, वो सारी चीज़ें बहुत सारी हैं, यहाँ पर हम भी आगे डिस्कस करेंगे। तो कुल मिला के ये है कि जो उनका टर्म भले ही 5 साल का है, बट जब तक नया बंदा नहीं अपॉइंट होकर आता है अपनी सीट पर तब तक वो कंटिन्यू करेंगे।
ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। आर्टिकल 57, आर्टिकल 57 बात करता है री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब जो व्यक्ति एज अ प्रेसिडेंट है भी, सपोज हम बात करें अभी करंट टाइम पर जो प्रेसिडेंट है भारत के, वो कौन है? रामनाथ कोविंद जी, रामनाथ कोविंद, ठीक है, ये है प्रेसिडेंट। अब ये चाहें, देखिए इनका इलेक्शन का टाइम आ रहा है, इलेक्शन होंगे अभी कुछ दिनों में, ठीक है, या होने वाले ही हैं। तो अब ये समझ लीजिए कि ये चाहें तो अपने इलेक्शन के अंदर, मतलब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर वापस से री इलेक्ट हो सकते हैं, वापस से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट वही चीज़ है कि उनको वो 50 मेंबर्स का जो एक प्रपोजल है वो चाहिए, है ना, मतलब सपोर्ट चाहिए कुल मिला के एक तरीके से, ये वाली बात है। बट देखिए आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब देखिए जब आज़ादी हुई थी तो आज़ादी में पहले जो राष्ट्रपति बने वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राजेंद्र प्रसाद जो है दूसरी बार प्राइम प्रेसिडेंट बने। इनके बाद एक कन्वेंशन बन गई एक तरीके से। इनके बाद ये रहा कि कोई भी ऐसा राष्ट्रपति नहीं आया कि वो दोबारा इलेक्शन लड़ा हो और दोबारा विन हो के वो राष्ट्रपति भवन पहुंचा हो अपना। तो ऐसा कन्वेंशन बन गया कि भाई एक ही बार बंदा हुआ, उसके बाद रिटायर हो गया, फिर वो दोबारा लड़ता ही नहीं है सेकेंड टाइम, ठीक है। तो ये पहले ही व्यक्ति थे जो राजेंद्र प्रसाद जी, जो 2 बार राष्ट्रपति बने, ठीक है। अब देखिए री इलेक्शन की बात आई तो मुझे याद आया यूएस का, यूएसए, कि यूएसए के संदर्भ में 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मुझे अभी ध्यान आया, मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए यूएसए, देखिए इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो कितने साल के लिए चुना जा रहा है? 5 साल के लिए। यूएसए का जो प्रेसिडेंट है वो, यूएस के प्रेसिडेंट होते हैं 4 साल के लिए, 4 ईयर्स। और यहाँ पर जो री इलेक्शन का कॉन्सेप्ट है बिल्कुल है, यहाँ पर भी है, बट यहाँ पर वो 2 बार से ज़्यादा, 2 टाइम्स, नॉट मोर देन 2 बार से ज़्यादा वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। मतलब जैसे अगर जो हम बात करें कि डोनाल्ड ट्रंप जो है पिछले टर्म में प्रेसिडेंट थे, एक टर्म उन्होंने कंप्लीट किया 4 साल का, डन, ओके। उसके बाद दोबारा वो हार गए, बट अभी भी उनके पास एक चांस है अगले, मतलब जब जब भी नेक्स्ट इलेक्शन होंगे यूएसए के अंदर, तो वहाँ पर वो इलेक्शन लड़ सकते हैं और जीत जाते हैं तो वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर 2 साल के लिए टर्म रहता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ पर मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ उसका, अगले भी आगे पार्ट में हम एलिजिबिलिटी के बारे में भी देखेंगे। वहाँ पर देखिए यूएसए की बात आई तो एलिजिबिलिटी के बारे में, जो प्रेसिडेंट है वो वही व्यक्ति लड़ सकता है इलेक्शन, या वही चुना जा सकता है जो कि बाई बर्थ, बाई बर्थ हो सिटीजन कहाँ का? यूएसए का। जो बाई बर्थ सिटीजन है यूएसए का, वही व्यक्ति यूएसए का प्रेसिडेंट लड़ सकता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे यूएसए के प्रेसिडेंट से रिलेटेड। चलिए फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 58 के अंदर क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। देखिए जब इलेक्शन लड़ना है आपको तो कुछ क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए, उनके बारे में देखिए सबसे पहले क्वालिफिकेशन क्या है कि वो भारत का नागरिक हो। यहाँ पर नागरिक है तो मतलब नॉर्मल नागरिक है, वो आप नेचुरलाइजेशन के थ्रू भी हो सकता है या रजिस्ट्रेशन के थ्रू भी हो सकता है, बाय बर्थ भी हो सकता है। जैसे अमेरिका में एक रिस्ट्रिक्शन है कि बाय बर्थ होना चाहिए, ऐसी यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं मेंशन की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज, प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए आप कम से कम 35 साल की उम्र आपकी जो है वो पूरी होनी चाहिए, और आप जो है क्वालिफाइड होना चाहिए फिर भी फॉर द इलेक्शन ऑफ एमपी। मतलब जो एमपी है लोकसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए भी आप क्वालिफाइड होनी चाहिए, मतलब जो क्वालिफिकेशन एमपी का इलेक्शन लड़ने के लिए है वही क्वालिफिकेशन एक तरीके से आप कह लीजिए कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए भी है। और साथ में यहाँ पर क्या है, शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द स्टेट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटीज। देखिए कोई भी प्रॉफिट ऑफ ऑफिस, मतलब कोई भी एक सरकारी पद पर आप नहीं होंगे जब आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। मतलब आप इलेक्शन लड़ने से पहले, आप मान लीजिए सपोज कोई ऐसा व्यक्ति है जो चीफ सेक्रेटरी है किसी स्टेट का या यूनियन गवर्नमेंट के अंदर चीफ सेक्रेटरी है या आईएएस है, आईपीएस है, तो बिफोर द इलेक्शन ही हैज़ टू रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट, ठीक है। तो ये वाली चीज़ होती है। और सिटिंग प्रेसिडेंट, अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है कि जो सिटिंग प्रेसिडेंट है, जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं, और जो वाइस प्रेसिडेंट हैं यूनियन के अंदर, और गवर्नर हैं किसी भी स्टेट के अंदर, मिनिस्टर हैं यूनियन गवर्नमेंट के अंदर या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, इज नॉट डीम्ड टू होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। मतलब जितने भी कुल मिला के यहाँ पर बात कही गई है कि जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सभी के लिए लागू है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, आपके गवर्नर हो, उपराष्ट्रपति हो या मंत्री हो, केंद्र सरकार के अंदर, राज्य सरकार के अंदर, सभी लोग जो है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला जो कॉन्सेप्ट है, फंडा है, उस पर एलिजिबल फिट बैठने चाहिए, ठीक है। कोई भी ऐसा
नहीं है कि भाई मंत्री भी बने हुए हैं और आप कोई ऑफिस भी ऑक्युपाई किए हुए बैठे हुए हैं गवर्नमेंट का, जहाँ से आप एडिशनल पेंशन या पैसे ले रहे हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 59 की। तो आर्टिकल 59 के अंदर बात करी गई है कंडीशन ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है उसकी कंडीशंस कैसी होंगी, उसके बारे में यहाँ पर बात करी गई है। पहली चीज़ वही हो गई, शुड नॉट बी द मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। देखिए अगर जो है भी तो उसे क्या करना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा अपनी पोस्ट से जो प्रीवियस पोस्ट थी, टू बिकम द प्रेसिडेंट। मतलब सपोज कर लीजिए कोई व्यक्ति है, सपोज कोई व्यक्ति एक्स है, वो एमपी है किसी एरिया का, इलेक्शन में लड़ता है, जीत जाता है, तो जीतने के बाद उसको क्या है, एमपी का जो पोस्ट है, पोजीशन है, वहाँ से उसको रिज़ाइन करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो आगे कंटिन्यू कर सकता है। ये वाली चीज़ यहाँ पर कही गई, बहुत सिंपल चीज़ है, सभी को ये पता होगी। फिर यहाँ पर है शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, सेम चीज़ आ रही है यहाँ पर। ही इज़ एंटाइटल्ड विदाउट, यहाँ पर एक और चीज़ आती है कि जो राष्ट्रपति बन गया व्यक्ति, जो इलेक्शन जीत गया, चुना गया, जब वो जीत जाता है तो उसको ये अधिकार मिलता है, मतलब उसको एक सहूलियत मिलती है कि वो जो राष्ट्रपति भवन है, जिसे आप रायसेना हिल्स के नाम से जानते हैं, नाम सुना होगा आप लोगों ने, रायसेना हिल्स राष्ट्रपति भवन, उसमें वो रह सकता है। ऑफिशियल निवास होता है वो, सरकारी निवास होता है राष्ट्रपति का, वहाँ वो रह सकता है, रहता ही है डेफिनेटली, बिना किसी एडिशनल रेंट के। मतलब वहाँ पर रहने के उस व्यक्ति को कोई भी रेंट या चार्जेस नहीं देने पड़ते, वो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर रहता है। और यहाँ पर एक चीज़ और आती है कि जो इनॉलमेंट्स हैं, अलाउंसेस हैं या प्रिविलेजेस हैं जो प्रेसिडेंट को मिलेंगी, वो किसके द्वारा डिटरमाइन की जाती हैं, पार्लियामेंट के द्वारा। और जो पार्लियामेंट के द्वारा, जाहिर सी बात है, जितने भी एमपीज़ हैं या कैबिनेट मिनिस्ट्री है, वो सभी लोग ये सब मिलके डिसाइड करते हैं कि राष्ट्रपति जी की जो सैलरी है या सुविधाएं हैं उनको क्या क्या रखा जाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की जाती हैं। बट एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, ड्यूरिंग जो टर्म है, बेसिकली जो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल चल रहा है, उस समय राष्ट्रपति की जो अलाउंसेस हैं उनको कम नहीं किया जा सकता, कैन नॉट डिमिनिश ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। दैट मीन्स जो मिस्टर एक्स थे, मतलब जो ये व्यक्ति थे, राष्ट्रपति बन गए, जिस डेट में ये बन गए, ऑफिस पहुंच गए, उससे पहले पार्लियामेंट उसके अंदर उनके जो अलाउंसेस हैं या सैलरीज है उसमें मॉडिफिकेशन करके पार्लियामेंट उनको चेंजेस कर सकती है। बट जब वो ऑफिस पहुंच गए, ऐसा नहीं कि भाई ऑफिस पहुंच गए, मान लो 1 तारीख को ऑफिस पहुंच गए, 10 तारीख को भाई मिनिस्टर्स का मन हुआ कि भाई राष्ट्रपति की सैलरी कम कर देते, तो ये नहीं कर सकते, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, समटाइम्स इट मे बी आस्क्ड इन सम एग्जामिनेशन, नॉट टू मच इम्पॉर्टेंट बट पूछा भी जा सकता है कई बार। एट प्रेजेंट की बात करें तो राष्ट्रपति की जो सैलरी है वो 5 लाख रुपए पर मंथ, जो पहले हुआ करती थी 1.5 लाख, जो 2018 के अंदर इसको इंक्रीमेंट किया गया था। और 9 लाख रुपए पेंशन मिलती है इनको हर साल। साल की जो पेंशन है प्रेसिडेंट को मिलती है 9 लाख रुपीज़। ओके, अब यहाँ पर एक बात आती है, आर्टिकल नंबर 71 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए इलेक्शन की बात चल रही थी, है ना, तो देखिए अगर जो प्रेसिडेंट के बीच में, मतलब प्रेसिडेंट इन द सेंस की जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स हैं, 2 व्यक्ति थे ए और बी, है ना, तो इन दोनों के बीच में इलेक्शन हुआ, कुछ डिस्प्यूट हो गया कि भाई ऐसा किसी कैंडिडेट को लगा कि भाई जो जो व्यक्ति हार गया, जाहिर सी बात है उसी को लगेगा कि भाई मैं जीत सकता था, कुछ अनफेयर हुआ है जिसकी वजह से मैं हार गया हूँ। तो इस तरीके के जो डिस्प्यूट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहा जा सकते हैं ओनली इन सुप्रीम कोर्ट। इस तरीके के जो डिस्प्यूट्स हैं इलेक्शन से रिलेटेड फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, वो सिर्फ और सिर्फ चैलेंज किए जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर। और यहाँ पर जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा वो क्या होगा, सर्वमान्य, दैट विल बी द फाइनल, नो आर्गुमेंट आफ्टर दैट। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई ए जीता है ठीक है, बी जीता है ठीक है, उसके बाद कोई डिस्कशन नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ जो बेसिकली क्वेश्चन इसमें यहाँ पर इस तरीके से पूछा जाता है कि वो कौन सा आर्टिकल है जिसके अंदर ये बात कही गई है कि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट होते हैं उसको कौन हैंडल करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है, पार्लियामेंट करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है, या नन ऑफ द अबव या मोर देन ऑफ द अबव। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन को फ्रेम किया जा सकता है जहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ओनली सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का कोई काम नहीं आया। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं साथ में जो प्रेसिडेंट हैं उनको जो प्रिविलेजेस मिली हैं या इम्यूनिटीज़ मिली हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ही enjoys personal immunity from the legal liabilities
ऑफिशियल एक्ट, मतलब मान लीजिए प्रेसिडेंट ने कोई ऑर्डिनेंस निकाल दिया। ऑर्डिनेंस निकालने के बाद ये होता है कि भाई किसी व्यक्ति को पसंद नहीं आया, है ना। मान लीजिए राष्ट्रपति जी ने कोई ऑर्डिनेंस निकाला, सम ग्रुप ऑफ पीपल या सम किसी इंडिविजुअल को ये पसंद नहीं आया भाई कि भाई ये ऑर्डिनेंस अच्छा नहीं है, मुझे नहीं पसंद आया, मेरे किसी हक को ये ख़त्म कर रहा है, ऐसा कुछ पसंद नहीं आया, सिंपल सी बात है। तो आप उसके अगेंस्ट ना कोर्ट नहीं जा सकते भाई, राष्ट्रपति ने निकाला है, यू कैन नॉट गो फॉर दैट इन कोर्ट। भाई उस चीज़ की उसको इम्यूनिटी है कि राष्ट्रपति ने अगर कोई ऑर्डर निकाला है, यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट। उन्होंने निकाल दिया, दैट्स अ फाइनल, ही इज़ द सुप्रीम पर्सन। तो ये एक इम्यूनिटी इनको मिली हुई है। उनके ऑफिस के दौरान जब उनका कार्यकाल चल रहा है उस टाइम पर उन्हें इम्यून है फ्रॉम द क्रिमिनल प्रोसीडिंग। देखिए राष्ट्रपति जी हैं, उनको क्रिमिनल प्रोसीडिंग से इम्यूनिटी मिली हुई है, मतलब उनके विरुद्ध जो है कोई भी क्रिमिनल केस नहीं दायर किया जा सकता। ठीक है, दैट मीन्स मान लीजिए सपोज करिए कोई कहता है या कोई ऐसा हो जाए कि भाई राष्ट्रपति हैं, किसी का मर्डर करते हैं, ऐसा क्यों करेंगे भाई, मर्डर क्यों करेंगे राष्ट्रपति। बट सपोज कर लीजिए किसी से दुश्मनी हो गई और किसी को जाके चाकू मार दिया, तो बट उस कंडीशन में क्या है कि जो कोई भी केस नहीं बनेगा उनके खिलाफ जब तक वो गद्दी पर है ना। तो इस चीज़ से उनको इम्यूनिटी है, बट ऐसा करेंगे क्यों, नहीं करते हैं। ठीक है, फॉर एन हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट या समझने के लिए बेसिकली इस तरीके से क्रिमिनल प्रोसीडिंग वाला जो बात आती है वो। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इनके पास क्रिमिनल प्रोसीडिंग तो इनके खिलाफ नहीं लग सकती, बट एक सिविल केसेस वाला जो पार्ट होता है ना, सिविल प्रोसीडिंग, वो इनके अगेंस्ट लग सकती है। मान लीजिए राष्ट्रपति जी हैं, उनका कोई पड़ोसी है भाई, जहाँ रहते थे पहले, मान लीजिए राष्ट्रपति बनने से पहले जहाँ पर रहा करते थे, उनका कोई पड़ोसी था, उसके साथ कुछ डिस्प्यूट चलता था, राष्ट्रपति बन गए ये। उसके बाद वो बंदे ने क्या किया, केस कर दिया, सिविल केस की, भाई इन्होंने मेरी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, अवैध कब्जा कर लिया है। तो सिविल प्रोसीडिंग का केस चल सकता है, बट उसके लिए भी क्या कंडीशन है कि भाई उनको 2 महीने का एक प्रायर नोटिस देना पड़ेगा राष्ट्रपति को। कौन देगा भाई, जो भी केस फाइल करेगा वो अपना एक नोटिस प्रोवाइड सर्विस सर्कुलेट कराएगा उनके पास में। तो इस तरीके से इम्यूनिटीज़ यहाँ पर दी गई। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि राष्ट्रपति को अरेस्ट और इम्प्रिजन नहीं किया जा सकता भाई। राष्ट्रपति जब तक पद पर हैं उनको आप अरेस्ट नहीं कर सकते, ना ही उनको उठा के जेल में डाल सकते हो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। भाई मान लीजिए सिविल प्रोसीडिंग के लिए ठीक है, अलाउड कर दिया है, बट ऐसा नहीं है ना कि भाई उनको उठा के आप जेल में डाल दोगे, भाई आपने गलत किया था, कब्जा किया है, दिस इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, तो ये इम्यूनिटीज़ हैं, कुछ राष्ट्रपति को स्पेशल पावर्स मिली हुई हैं कि ऐसे ऐसे हो सकता है। चलिए फिर हम बात करते हैं यहाँ पर सैलरीज एंड अलाउंसेस के बारे में, जिसके बारे में बात करी गई है आर्टिकल नंबर 60 के अंदर सॉरी नॉट सैलरी, दिस इज ओथ, सॉरी आर्टिकल 60 के अंदर ओथ के बारे में बात की गई। सैलरीज में गलती से बोल गया, सॉरी फॉर दैट। ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट, भाई वही है कि भाई इनको ओथ कौन दिलाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार आया कि राष्ट्रपति जी हैं, सबसे बड़े हैं, इनको कौन ओथ दिलाएगा भाई। इनको ओथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की जो चीफ जस्टिस हैं वो दिलाते हैं राष्ट्रपति जी को शपथ। अगर जो वो नहीं है, इफ़ इन केस वो देश से बाहर है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इन एनी हाउ वो प्रेजेंट नहीं हो सकते, वो ओथ एडमिनिस्टर करने के लिए नहीं अवेलेबल है, तो उनकी प्रेजेंस अब्सेंस में बेसिकली सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो है, मतलब जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, वो जाकर राष्ट्रपति जी को क्या कराएंगे, शपथ दिलाएंगे। ठीक है, तो प्रेसिडेंट की ओथ जो है वो किसके द्वारा होती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए के साथ होती है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, कौन कराता है, ध्यान रखिएगा। कई ऑप्शंस में ऐसा पूछा गया है, मैंने देखा है कि कोई नहीं दिलाता, मतलब कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन में दिया गया भाई कोई भी नहीं दिलाता है राष्ट्रपति को ओथ, वो इलेक्ट हो गए डायरेक्टली जाके ऑफिस में बैठ जाते हैं, नहीं, इलेक्ट होते हैं, प्रेसिडेंट बन गए, बट ओथ इज मस्ट, ओथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और प्रेसिडेंट ओथ लेते हैं टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को बचाएंगे, प्रिजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, इन सब की ओथ ली जाती है। सैलरी एंड अलाउंसेस जो है वो डिटरमाइन किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, टाइम टू टाइम हमने बात कर ली है। सैलरीज एंड अदर अलाउंस कैन नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस, ये चीज़ भी हमने डिस्कस कर ली है। ठीक है, पिछली स्लाइड्स के अंदर काफ़ी डिटेल में हमने इसको डिस्कस किया था। ठीक है, बट हाँ अगर जो हम बात करें यहाँ पर सैलरी की बात कर रहे थे, तो देखिए जैसे अभी कोविड पीरियड था, कोविड पीरियड जो 2020 के अंदर कोविड चालू हुआ, कोविड आया, देश लॉकडाउन में चला गया। देश लॉकडाउन में चला गया मतलब सारी इंडस्ट्रीज, इनकम, देश की इनकम सारी, मतलब गवर्नमेंट की इनकम, हर चीज़ बंद हो गई एक तरीके से। तब क्या हुआ कि
प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बहुत सारे गवर्नमेंट सर्वेंट, इन सभी लोगों ने अपनी सैलरी का एक हिस्सा, मतलब किसी ने 10%, 30%, 20%, जितना भी अप्रोप्रिएट था वो अपनी सैलरी से लेने से मना किया। मतलब उन्होंने कहा कि हम अपनी सैलरी का 30% जो हिस्सा है वो हम नहीं लेंगे। तो इस तरीके का जो सेल्फ डिडक्शन है सैलरीज के अंदर, अलाउंसेस के अंदर, वो चीज़ें की जा सकती हैं, या इमरजेंसी के केसेस में यहाँ पर कुछ थोड़े से चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं यहाँ पर आगे। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, दिस स्लाइड इज रिलेटेड विद द आर्टिकल नंबर 61। ठीक है, और आर्टिकल 61 के अंदर बात करी गई है इम्पीचमेंट के बारे में। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, कि प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में यहाँ पर बात करी गई है। इम्पीचमेंट मतलब प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर लिया हमने, बिठा दिया गद्दी पे, अलाउंस वगैरह सब दे दी गई, फिर बाद में ऐसा हुआ कि राष्ट्रपति जी जो है अपनी चला रहे, सुन ही नहीं रहे, सरकार की बात ही नहीं मानते, प्राइम मिनिस्टर की नहीं मानते, कैबिनेट की नहीं सुनते, जो उनके मन में आ रहा है वही करे जा रहे हैं। जो भी पार्लियामेंट अमेंडमेंट मतलब बिल्स जो ले जा रही है उसको बार बार वो रिजेक्ट किए जा रहे हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा कई बार होता है ना कि उनको हटाना है, तो उसके लिए बेसिकली यहाँ पर एक प्रोसीजर दिया गया है संविधान के अंदर, सॉरी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके अंदर ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय अ प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के अंदर जो, देखिए सबसे ऊपर जो है कौन है, संविधान। संविधान की जो बातें हैं उनको नहीं मान रहे हैं, उसको वायलेट कर रहे हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है, उनके पद से हटाया जा सकता है। अब संविधान के अंदर ये तो कह दिया कि भाई वॉल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, बट जो वॉयलेशन है ना, ये वॉयलेशन वर्ड, इसको कुछ डिफाइंड ही नहीं किया भाई, क्या वॉयलेट किया भाई राष्ट्रपति जी ने। वॉयलेशन तो बोल दिया आपने वॉयलेट किया है, तो उसके लिए हम भाई इम्पीच करना चाहते हैं, बट वो वॉयलेशन की जो डेफिनेशन है, क्या वॉयलेट किया भाई, कितना लिमिट तक काम नहीं किया, क्या नहीं किया, क्या किया, तो उसकी जो डेफिनेशन पॉइंट है ना, वो यहाँ पर मेंशन ही नहीं की गई संविधान के अंदर। तो ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। चार्जेस जो है वो इनिशिएट किए जा सकते हैं, मतलब कोई भी जो विरुद्ध चार्जेस लगाए गए, भाई हमें इम्पीच करना है राष्ट्रपति जी को, तो उसके जो चार्जेस हैं वो किसी भी हाउस में, मतलब भाई देखिए चार्जेस लगा रहे हैं तो हम विधानसभा में तो नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट के अंदर दो हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों में से कहीं भी इसको इनिशिएट किया जा सकता है। पास तो दोनों हाउसेस से करवाना पड़ेगा, वो तो अलग इशू है, बट यहाँ जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है वो इनिशिएट दोनों हाउसेस में से कहीं से भी किया जा सकता है। इसके अंदर जितने भी लोकसभा के मेंबर्स हैं, राज्यसभा के मेंबर्स हैं, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों। देखिए इलेक्शन के टाइम पर ना नॉमिनेटेड जो मेंबर्स थे ना वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा। इलेक्शन के टाइम पे राष्ट्रपति के नॉमिनेटेड लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, अब रिमूव करना है तो यहाँ पर इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों लोग पार्टिसिपेट करेंगे प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के अंदर। और कौन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो है असेंबलीज। जो एमएलए थे ना, हमने जो एक 4000 के आसपास का एक फिगर देखा था, इतने एमएलए हैं देश के अंदर, वो लोग जो है यहाँ पर इम्पीचमेंट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। असेंबलीज मेंबर्स जो है वो परमिटेड नहीं होते इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट के अंदर। समझ गए, दो डिफरेंस आपको देखने को मिले हैं। चुनाव के अंदर इलेक्शन करना है जब राष्ट्रपति जी का, तो वहाँ पर जो है आपका इलेक्टेड मेंबर्स रहेंगे, एमएलएज रहेंगे, नॉमिनेटेड नहीं रहते। इम्पीच करना है तो नॉमिनेटेड भी रहेंगे, इलेक्टेड भी रहेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बट यहाँ पर जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वो लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करते। अब जो चार्जेस हैं, मान लीजिए ऐसा नहीं ना कि एक व्यक्ति जो है वो बोले भाई मुझे राष्ट्रपति के खिलाफ जो है इम्पीचमेंट लानी है, हटाओ भैया चार्जेस लगाते हैं हम, ऐसा नहीं है। जो चार्जेस जो है वो शाइन किए होने चाहिए, लगभग 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस। देखिए 250, मान लीजिए राज्यसभा से शुरू कर रहे हैं, राज्यसभा में इनिशिएट किया गया, तो राज्यसभा में 250 लोग हैं, 250 लोग हैं, 250 का मतलब 1/4 हिस्सा, 1/4 हिस्सा। जब हम बात करते हैं इसका 1/4 हिस्से की, लगभग 60 से 61 लोग, मोटा मोटा भी समझ लीजिए 60 लोग जो हैं, 60 लोग जो हैं वो जो एक लेटर होगा, चार्जेस का लेटर, भाई ये इन्होंने गलतियाँ की हैं, इसके लिए हमें इन्हें हटाना है, तो वो चार्जेस के लेटर पर बेसिकली 60 लोगों का जो है सिग्नेचर होना चाहिए। और उसके लिए साथ में 14 दिन का जो एक नोटिस पीरियड है वो राष्ट्रपति जी को दिया जाएगा, 14 डेज का। आफ्टर जब एक हाउस से पास हो जाएगा, आफ्टर इट पास बाई
2/3 ऑफ मेजोरिटी, देखिए यहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी लगेगी टोटल मेंबरशिप की, ठीक है, 2/3 मेजोरिटी से पास होगा टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस से, देन सेंड टू द अदर हाउस, मतलब इस 250 में से ना 2/3 कर लीजिए, उतने लोगों से ये पास होकर फिर जाएगा लोकसभा के अंदर। लोकसभा क्या करेगा, उन हाउस चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करेगा, भाई जो चार्जेस लगाए गए हैं राज्यसभा के द्वारा उनको इन्वेस्टिगेशन करेगा, भाई ये सही है गलत है, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा भाई, बेसिकली कमेटी बनाई जाएगी जो ये इन्वेस्टिगेशन का काम करेगी। प्रेसिडेंट कैन डिफेंड कर सकते हैं अपने, जो भाई चार्जेस लगे, किसी पे इल्ज़ाम लगाओगे तो वो अपने आप को बचाव में कुछ तो दलील देगा ना, तो यहाँ पर डिफेंड करेंगे अपने आप को, अपॉइंट करेंगे एनी पर्सन लॉयर AGI टू डिफेंड हिमसेल्फ, अपने आप को डिफेंड करने के लिए किसी लॉयर को भी अपॉइंट कर सकते हैं वो, ठीक है, बिकॉज ही इज द प्रेसिडेंट, बट स्टिल अभी वो प्रेसिडेंट हैं, हटे नहीं है वो, ही कैन हायर द लॉयर्स और AGI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जिन्हें हम कहते हैं। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन इफ द अदर हाउस ऑल्सो पास विद द सेम मेजोरिटी, बट देखिए राज्यसभा से तो पास हो गया 2/3 बहुमत के साथ में, लोअर हाउस में जो आपका लोकसभा है वहाँ से भी इन्वेस्टिगेशन हुआ, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद 2/3 बहुमत से अगर जो पास हो जाता है, जो टोटल मेजोरिटी है, देन प्रेसिडेंट स्टैंड्स इम्पीच्ड, भाई दोनों हाउसेस से अगर जो 2/3 मेजोरिटी के साथ में पास हो जाती हैं इम्पीचमेंट का प्रोसेस, तो ये कहा जाएगा कि प्रेसिडेंट जो है इम्पीच्ड हो गए हैं, अब इन्हें इनके पद से हटा दिया जाएगा या हट गए हैं बेसिकली। दस एन इम्पीचमेंट इज अ क्वासी जुडिशियल प्रोसेस इन द पार्लियामेंट, ठीक है, तो ये है पूरी कहानी, एक पटकथा पूरी राष्ट्रपति जी को हटाने की। तो आर्टिकल नंबर 61 इंपॉर्टेंट है, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में ये बात करता है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर फटाफट आर्टिकल नंबर 62 की। तो 62 बेसिकली वैकेंसी के बारे में बात करता है। भाई देखिए जैसे 5 साल का टर्म खत्म हो जाए तब वैकेंसी खत्म हो क्रिएट हो जाती है। भाई देखिए टाइम पीरियड खत्म हो गया उनके कार्यकाल का, तब वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। उन्होंने रिजाइन कर दिया तब वैकेंसी क्रिएट होती है। इम्पीच हो गए, कोई वन नहीं, मतलब इम्पीच हो गया तो भाई जैसी सी बात है ना, राष्ट्रपति का पद खाली हो गया तो भाई किसी न किसी को फिल करना पड़ेगा। बट तुरंत तो इलेक्शन हो नहीं सकते ना भाई, मान लीजिए आज की डेट में इलेक्शन मतलब इम्पीच हो गए तो ऐसा तो है नहीं ना कि भाई 2 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे, तो बाकी प्रोसेस में टाइम लगेगा। तब तक वाइस प्रेसिडेंट या अदर लोग जो भी उसके लिए एलिजिबल है उनको राष्ट्रपति के पद की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। यहाँ पर क्या होता है कि देखिए या फिर डेथ हो जाए, जैसे डॉक्टर फरुखुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक स्लाइड में आपको पिक्चर भी दिखाऊंगा। ये 2 लोग जो थे ये राष्ट्रपति पद पर थे, ऑफिस में थे, उस दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि कौन से वो राष्ट्रपति थे या कौन से वो व्यक्ति थे जिनका इन द ऑफिस इन द टर्म ऑफ ऑफिस उनका देहांत हो जाता है, ठीक है। अदरवाइज इलेक्शन जो है वो तो रहेंगे ही। इन केस ऑफ वैकेंसी ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट का काम कर सकते हैं। अगर जो वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर सकते हैं। अगर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो जो है बेसिकली कौन जाएगा, जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं। और उसके बाद फिर जो हमारे पास 30-32 जजेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, सबका नंबर लगता है बारी, कोई भी नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि 30-32 में से कोई सा भी ना हो, तो किसी न किसी का नंबर लग ही जाएगा, प्रेसिडेंट बना ही दिया जाएगा। अब यहाँ पर ओनली वो एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्ट एज अ प्रेसिडेंट, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। एक ऐसा इंसिडेंस हुआ 1982 के अंदर, ठीक है। 82 और 69 ये दोनों टाइम पर बेसिकली जो चीफ जस्टिस थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ठीक है, ये थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब राष्ट्रपति जी थे नहीं क्योंकि सीट वैकेंट हो गई, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं थे इन एनी हाउ, तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उन्हें बना दिया गया राष्ट्रपति। ये नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सीट खाली होने के विदिन 6 मंथ जो है वो इलेक्शन करवाने हैं, आपको सिंपल सी चीज़ है, आपको पता है। और जो नया इलेक्टेड प्रेसिडेंट बनेगा वो कब तक रहेगा, वो अपना फुल टाइम 5 साल एंजॉय करेगा, अपना बस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर रहेगा। ऐसा नहीं कि भाई देखिए 2022 में इलेक्शन हुआ और किसी कारण से वैकेंसी क्रिएट हो जाती है 2024 के अंदर, तो जो 2024 में दोबारा इलेक्शन होगा तो ऐसा नहीं है कि वो 2027 तक ही रहेगा, ठीक है, वो रहेगा पूरा 2029 तक, ठीक है। मतलब वो अगले पूरे 5 साल तक कंटिन्यू करेगा अपना प्रेसिडेंट का जो टर्म है उसको, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए ये मैंने पिक्चर लगाई है, इसमें हमारे सभी राष्ट्रपतियों के बारे में है। देखिए पहले राष्ट्रपति जो थे राजेंद्र प्रसाद जी, देखिए इनके नाम और टर्म आपको याद रहे ना रहे, बट नाम का सीक्वेंस याद रखेंगे ना तो कई बार कुछ एग्जाम्स में ना सीक्वेंसिंग पे आ जाता है कि कौन से राष्ट्रपति किसके बाद रहे हैं, है ना।
तो देखिए राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद सबसे पहले थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उसके बाद फिर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, फरुखुद्दीन अली अहमद, ठीक है, जिनकी भी डेथ हो जाती है ऑफिस के अंदर, और फिर डेथ इन ऑफिस यहाँ पर भी लिखा हुआ है। फिर नीलम संजीवा रेड्डी फिर बने, फिर विको पॉकेट वीटो इन्होंने इस्तेमाल किया था जेएल सिंह ने, फिर आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, के नारायण, फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट थे ये, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे आपके अब्दुल कलाम जी, प्रतिभा पाटिल जी ये पहली महिला प्रेसिडेंट थी आपकी, प्रणब मुखर्जी, और करंट टाइम पर जो प्रेसिडेंट चल रहे हैं हमारे रामनाथ कोविंद जी, ठीक है। तो ये सभी लोग हैं, इनका क्रोनोलॉजी पर थोड़ा सा ध्यान रखें कि कौन किसके बाद रहा है, तो इससे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आई कि एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन कौन बना, है ना। प्रेसिडेंट की बात करें तो एक्टिंग प्रेसिडेंट की भी हम बात करते हैं। वीवी गिरी जो है 1969 के अंदर बने थे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह 2 बार बने 69 और 1982 के अंदर, बीडी जट्टी 1977 के अंदर जो है एक्टिंग का अतिरिक्त कार्यभार इन्हें संभालने को दिया गया, कहाँ का, राष्ट्रपति का, ठीक है। तो दिस इज़ द पार्ट 1 जिसके अंदर हमने बात करी है पूरे प्रेसिडेंट की प्रोसीजर्स के बारे में। हमने आर्टिकल नंबर 52 से आई थिंक 61 तक, हमने 62 तक हमने पूरी बात कर ली है। बाकी पार्ट्स के अंदर जो है नेक्स्ट पार्ट जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे प्रेसिडेंट की पावर्स के बारे में। तो आई होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, और चैनल सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।